नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज हम बात करेंगे बात पते की स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर गीतेश मंगल सर से। डॉक्टर गीतेश मंगल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बात पते की स्वास्थ्य चर्चा में। थैंक यू दीपक जी। सर, बहुत सारी बातें हॉस्पिटल के बारे में होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अक्सर ये बात की जाती है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है कोई भी मरीज जो अस्पताल में किसी भी प्रोसीजर के लिए भर्ती हो रहा है और भर्ती होने के बाद 48 से 72 घंटे के बाद उसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के साइंस और सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मानते हैं और उसके हिसाब से उसका जांचें और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कई प्रकार के इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ये कि पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड हेल्थ कैसी है, इम्यूनिटी बिल्डअप उसका कैसा है, उसको पहले से क्या दवाइयां चल रही थी, उसको क्या क्या बीमारियां हैं। इन सब रिस्क फैक्टर्स को असेस करते हुए हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये बैक्टीरियल या फंगल हो सकता है, जिसको फिर हम आगे जांचों में कंफर्म करते हैं, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो बहुत अच्छे से सर आपने इसको डिटेल में बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जब इस तरह का कोई केस आपके सामने आता है तो क्या चैलेंजेस आते हैं ऐसे केसेस को डील करने में? जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में सबसे जो प्रमुख चैलेंज है वो है कि जो कीटाणु होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, वो जो दूसरे कीटाणु होते हैं जो मरीज कम्युनिटी से लाता है, जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसके मुकाबले ये जो कीटाणु होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक दो तरीके से होते हैं। एक तो इसमें मृत्यु दर अधिक होती है क्योंकि ये ज्यादा घातक होते हैं, और उसका एक मेन वजह होती है कि ये जो आम अपनी दवाइयां होती हैं एंटीबायोटिक्स, उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के वातावरण में विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाइयां यूज होती हैं, पेशेंट पे दूसरे मरीजों पे क्रॉस इन्फेक्शन होते हैं। इस वजह से आम एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स इन पे असर नहीं करती, इस वजह से ये इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब अपने पास हायर एंटीबायोटिक्स अपन यूज करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता है, लेंथ ऑफ स्टे बढ़ता है। इससे ओवरऑल पेशेंट जिस बीमारी के लिए भर्ती हुआ है उसके अलावा वो दूसरे कारणों में कॉम्प्लिकेशंस में उलझता जाता है और ओवरऑल आउटकम्स उसके अफेक्ट होते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया इसके बारे में, मेरा एक सवाल है इसमें कि जितना मैं समझ पाया आपके जवाब से, तो आप प्लीज ये बताएंगे कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि ये क्या होता है। देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम जो मेडिकली डिफाइन करते हैं वो है कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कोई बैक्टीरिया का एग्जांपल लें तो एक कॉमन बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। तो वो बैक्टीरिया जो एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है, जो उस पर असरदार होती हैं जो एंटीबायोटिक, तो ऐसे दो ग्रुप जिससे वो अमूमन सेंसिटिव होता है, उन दो ग्रुप से अगर वो रेजिस्टेंट हो जाता है कि वो अब उस पर काम नहीं कर रही, ये हमें लैब में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद पता लगता है। तो जब वो दो ग्रुप या उससे ज्यादा से रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम उसको ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बोलते हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भांति भांति की होती है, इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, सेल के लेवल पे, माइक्रोब्स के लेवल पे, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और ये कई तरह की होती है। इसमें अब जो समस्या आती है वो ये है कि अब ये हर दशक ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और हमारे पास उस हिसाब से अब नई एंटीबायोटिक्स मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इंडियन मार्केट में उसकी कमी और भी ज्यादा है, बट वेस्टर्न मार्केट में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस इसके नहीं है। इसलिए ये चिंता का विषय है कि अगर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसी तरह बढ़ती जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कोई एक भी दवाई शायद उपलब्ध नहीं होगी आने वाले 8-10 साल में। तो सर, जैसा आपने बताया कि ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके अनुसार क्या ऐसे नए ऑप्शंस हैं या क्या आने वाले समय में ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो ट्रीटमेंट में लाभदायक होंगे? देखिए, ऐसे अभी तक जो हम दवाइयां यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन दवाइयां हैं वो है कार्बापेनम ग्रुप की एंटीबायोटिक्स, इसमें एग्जांपल है मेरोपेनम, ठीक है। बट अब काफी आईसीयूज में, इंडिया के काफी आईसीयूज से ये डेटा आया है कि कार्बापेनम से भी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं।
इसमें जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं वो है क्लेप्सिला, एसिनिटोबैक्टर, सुडोमोनास और इकोलाई। तो इन सब से लड़ने के लिए जो कार्बापेनम रेजिस्टेंस अभी इमर्ज हुई है, जो हमारे पास सबसे कॉमन एंटीबायोटिक अभी यूज होती है वो है पॉलीमिक्सिन, जिसमें कोलेस्ट्रिन और पॉलीमिक्सिन बी है। बट इसके अलावा जो भी एंटीबायोटिक्स सामने आई है रिसर्च में, जिसके लिए एक रिसर्च पेपर अभी ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने भी अपना डेटा और गाइडलाइंस पब्लिश की थी। तो उसमें दवाइयां आती हैं अपने पास, सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम नाम से एक दवाई है, और उसके कॉम्बिनेशन के साथ हम एस्ट्रोनाम भी यूज कर सकते हैं। बट इसको यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमारे लिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए, जहां पे हम ये देख सकें कि वो ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह की रेजिस्टेंस है, और ये जो नई दवाइयां हम आपको बता रहे हैं ये उस पर कारगर हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट राइट सेंटर ये दवाइयां यूज करते रहेंगे बिना किसी प्रोटोकॉल के, तो आने वाले कुछ सालों में जो जीवाणु है वो इन दवाइयों से भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये दवाइयां फिर आगे किसी मतलब की नहीं रहेंगी। इसलिए इनको हमें प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर पहले उसकी एंटीबायोटिक टेस्टिंग हो, और उसके बाद ही अगर ये दवाइयां इफेक्टिव हैं या कॉम्बिनेशंस में यूज करके इफेक्टिव है, तो उस तरीके से इनको सफलतापूर्वक यूज किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस पूरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन में जो बात मुझे समझ में आई, या मेरा जो क्वेश्चन आपसे लास्ट में रहेगा वो ये कि इन सभी डिस्कशंस के बेसिस पे आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स और जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को, उनके सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या क्या वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं इन सब चीजों के चैलेंजेस को दूर करने के लिए? देखिए, इसके ट्रीटमेंट में मतलब एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सरकार सबसे पहले तो जो नीतियां निर्धारित करती है, उसके बाद अस्पताल में काम करने वाले जो मैनेजमेंट है जो अस्पताल की नीतियां बनाते हैं, उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ आते हैं, और पेशेंट, सभी लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो अपन शुरुआत से बात करते हैं, तो सरकार के लेवल पे सरकार नीतियां बनाती है कि एंटीबायोटिक्स, जैसे आपने भी देखा होगा, जो एंटीबायोटिक का पैकेट आता है उस पर एक लाल निशान होता है आजकल की ये एंटीबायोटिक आप ना लें, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, ताकि एंटीबायोटिक्स का यूज कम्युनिटी में कम हो और कम्युनिटी में उसकी जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो ना बढ़े। इसके अलावा सरकार जो अपने खेती किसानी वाले लोग हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री और ये जैसे जहाँ पशुपालन विभाग है, वहां पे भी एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है जानवरों पे, और उनका सेवन इनडायरेक्टली उसका सेवन हम भी करते हैं उन एंटीबायोटिक्स का, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स के जरिए। तो वहां पे भी सरकार ने इसकी गाइडलाइंस निर्धारित की और इसकी रोकथाम, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स की रोकथाम कम्युनिटी लेवल पे और जो फूड इंडस्ट्री है उसमें सरकार कर रही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, जो देश की मेडिकल एजेंसीज हैं जैसे ICMR है या एम्स है, ये टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करता रहता है कि हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स का यूज किस हिसाब से होना चाहिए, मरीज के लक्षणों से, कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक्स रिजर्व रखनी चाहिए, जिनका यूज केवल स्पेशलिस्ट के निर्देशानुसार हो या प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। ये होता है गवर्नमेंट का काम। दूसरे स्तर पे अपन आते हैं, जो अस्पताल प्रशासन या जो अस्पताल है वो क्या कर सकता है। अस्पताल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम एक तो जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ये होता है, ये फैलता है एक मरीज से दूसरे मरीज तक, और उसका जरिया होते हैं अमूमन हमारा एनवायरनमेंट, जो ICU का एनवायरनमेंट है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा हेल्थ केयर वर्कर से एक से दूसरे मरीज को। जब हम एक से ज्यादा मरीज देख रहे हैं तो हमारे हाथों के जरिए ये एक से दूसरे मरीजों को फैलता है। तो अस्पताल प्रशासन इसमें ये कर सकता है, एक तो अपन एनवायरनमेंट की साफ सफाई रखें, डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स हो, पर्सनल एडिक्वेट अमाउंट में उनके पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हो ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके अस्पताल की, स्पेशली OTs एंड ICUs जो हाई रिस्क एरियाज हैं। और दूसरा, एडिक्वेट स्टाफिंग हो ताकि जो संक्रमित मरीज हैं उनको एक ही स्टाफ देखे, एक से ज्यादा स्टाफ ना रखे, तो जिसको हम प्रॉपर नर्स टू पेशेंट रेशियो कहते हैं। तो ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जहां पे इस तरह के मरीज रखे जा रहे हैं जिनको ऐसे खतरनाक इन्फेक्शन हैं, वहां प्रॉपर नर्स टू पेशेंट रेशियो रखा जाए, और उन पेशेंट्स को अगर इंडिकेटेड है तो आइसोलेशन में भी रखा जाए। तीसरा आता है कि एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स और नर्सिंग। उसमें जैसे WHO कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैंड वॉशिंग। तो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन होता है और 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग होता है। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं ये अस्पताल में हर बेड में, हर स्टेशन पे, नर्सिंग स्टेशन पे लगे होते हैं कि पेशेंट को देखने के बाद, उससे टच में आने में, उसकी सराउंडिंग से टच करने के बाद स्टाफ या डॉक्टर्स अच्छी तरह हैंड वॉश करें, उसके बाद ही दूसरे पेशेंट को देखें। उसका एक पूरा प्रोसेस है, 7 स्टेप्स हैं, उसको आप फॉलो करें। जो प्रॉपर केमिकल इंडिकेटेड है अपने हैंड वॉश के लिए
वो वाले केमिकल्स आप यूज करें हैंड वॉश के लिए। जब स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं तब आप प्रॉपर तरीके से अपने हाथ को साबुन से और पानी से धोएं। जैसे आप कोई भी माइनर सर्जरी भी कर रहे हैं या इवन पेशेंट की ड्रेसिंग भी चेंज कर रहे हैं, ये सब प्रोटोकॉल्स का पालन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स करें। इसके लिए एजुकेशन और कंप्लायंस दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम जानते भी जल्दीबाजी में या उस चीज को गौर नहीं करते। तो पहली चीज है कि सबको एजुकेट किया जाए हेल्थ केयर वर्कर्स को, और दूसरा फिर उनकी कंप्लायंस की ऑडिट की जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि भाई ये काम इस तरीके से किया जाना है। और आखिरी चीज आती है कि भाई अपन पेशेंट को भी, तो पेशेंट भी जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स के अस्पताल के संपर्क में आ रहे हैं, स्पेशली जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट्स हो गए, कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है और ये रिपीटेडली अस्पताल के और डॉक्टर्स के संपर्क में आते हैं जहाँ पे इस तरह के संक्रमण की संभावना अधिक होती है अस्पताल के वातावरण में। तो इन पेशेंट्स को स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत कोई भी छोटी से छोटी भी समस्या हो तो ये चिकित्सकीय निर्देशानुसार ही एंटीबायोटिक्स का सेवन करें, अपना प्रॉपर इलाज कराएं। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स लेके या जो क्वैक्स बैठे हैं जो नहीं समझते हैं, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनसे ये लोग अपना इलाज कराने से बचें और प्रॉपर चिकित्सकीय परामर्श लेकर ही इन दवाइयों का सेवन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि अस्पताल और अस्पताल परिसर में ध्यान रखे जाने वाली चीजें जो सभी आज डॉक्टर गीतेश मंगल ने जिन पे रोशनी डाली, हम सब उनका पालन करेंगे और कर रहे होंगे, जिससे हमारे अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों को और ज्यादा अच्छी देखरेख मिले, वो जल्दी अच्छा इलाज लेकर के अपने घर जा सकें। और मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर गीतेश को फिर से अपने एक अमूल्य अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर गीतेश मंगल जो कि एपेक्स अस्पताल की एक नई पहल क्रिटिकल केयर होप के डायरेक्टर भी हैं, जिसमें वो क्लिनिकल और मेडिकल ऑपरेशंस देखते हैं, अपने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके वो लोगों को ट्रेनिंग देने का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो के अंत में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा जिसपे आप बात करके अपने लिए ट्रेनिंग और उसका शेड्यूल बुक कर सकते हैं। बात पते की स्वास्थ्य चर्चा में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपके साथ सम्मिलित होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।